नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दोनों विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सत्र के तीसरे दिन भी जो विरोध और गतिरोध देखने को मिली वो बताने के लिए काफी है कि बचे हुए बैठकों में भी हंगामा तो तय है। एक तरफ जहां शोर है, किस बात का शोर है, एक तरफ जहां हंगामे का शोर है, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई का भी जोर जो है वो सरकार दिखा रही है। दरअसल बीते 2 दिनों में 2 बड़ी घोषणाओं के साथ जांच के लिए सरकार ने निर्देशित कर दिए। इसके बाद से कहा जा रहा है कि भले ही सरकार नहीं हो, लेकिन जिस तेवर के साथ सरकार आगे बढ़ रही है वो आने वाले समय में और भी ऐसे कई मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी में जाएगी, बल्कि कार्रवाई पे जिस तरह से आश्वासन या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा थी उस कार्रवाई को अंजाम तक भी पहुंचाने की कोशिश करेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में सरकार कार्रवाई पर फोकस कर रही है। सवालों का जवाब देते हुए सरकार पिछली सरकार में हुई गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच का ऐलान कर रही है। पहले 6 फरवरी को 216 करोड़ रुपए के चावल घोटाले में जांच का ऐलान और फिर 7 फरवरी को तेली बांधा में हुए निर्माण पर जांच का ऐलान। सरकार ने बता दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा करने वाली सरकार पिछली सरकार के कामों पर अभी और जांच बैठाएगी। इतना ही नहीं बल्कि कोल परिवहन के मामले में राजेश मूणत द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण पर संज्ञान लेते हुए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोल परिवहन की ऑफलाइन टेंडरिंग सिस्टम को रद्द कर ऑनलाइन टेंडरिंग शुरू करने का बड़ा ऐलान कर दिया। जब पूरे देश में ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम खड़ा हो रहा है तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि जिसके कारण ऑनलाइन को ऑफलाइन करना पड़ा। उस समय की जो परिस्थितियां जिनके कारण ऑफलाइन किया गया, पूरे देश में खनिज घोटाला चर्चा का विषय बन गया और जिस प्रकार से पूरे सिस्टम में गड़बड़ी थी उसको ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में घोषणा की है। जो पूरे प्रदेश में ईडी को लेकर के दुनिया की कहानी थी और जिस प्रकार से अवैध परिवहन के नाम पर करोड़ों की लेन देन हुई, आज उससे मुक्ति मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है। विधानसभा के बजट सत्र में एक तरफ जहां सरकार कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है तो वहीं विपक्ष हंगामे के मूड में। सदन की कार्रवाई के दूसरे दिन धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग करते हुए विपक्ष ने दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं तीसरे दिन बुधवार को हसदेव में कटाई के विषय में स्थगन प्रस्ताव मंजूर करने की मांग करते हुए गर्भगृह में जाकर जमकर नारेबाजी की, जिस पर विधानसभा के नियम 250 की उपधारा 1 के तहत सभी स्वतः निलंबित हो गए। हालांकि बाद में अध्यक्ष ने सभी का निलंबन समाप्त कर दिया, मगर विपक्ष के सदस्य सदन में नहीं लौटे। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उन्हें मनाने भी गए, मगर वो नहीं माने और विधानसभा छोड़कर चले गए। पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मत से विधानसभा में पारित किया गया था। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं सुनी गई। हम सब बेल में गए और सारे विपक्ष के सदस्य निलंबित हुए। देखिए, सदन की शुरुआत में ही कांग्रेस पक्ष का सदन छोड़कर भागना, कल भी दिन भर के लिए, आज भी दिन भर के लिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है, वो चर्चा नहीं करना चाहता। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा को से भाग गया, सप्लीमेंट्री बजट की चर्चा से भाग गया। तो मुझे लगता है विपक्ष जो है
वो आपस में बटा हुआ है, कमजोर है और वो चर्चा से भाग रहा है। अगर शुरुआत में विपक्ष की ये हालत है तो बाद में क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। छत्तीसगढ़ में नई विष्णुदेव सरकार का ये कामकाज के लिहाज से ये पहला ही विधानसभा सत्र है, मगर सरकार के कड़े और विपक्ष के उग्र तेवर देखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि बजट सत्र की शेष बैठकें भी हंगामेदार होंगी। बहरहाल लोकहित और नीति निर्धारण के लिए आहूत की गई इस सत्र का जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि एक तरफ किस तरह से कार्रवाई का जोर है तो वहीं दूसरी तरफ हंगामे का शोर है। विपक्ष जो है लगातार हंगामे के साथ सदन से बाहर है, इस बात को कहते हुए कि उनकी बात सदन में सुनी नहीं जा रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष एक के बाद एक कार्रवाई करने पे आतुर है। तीन बड़े निर्णय बीते 2 दिनों के भीतर ले लिए गए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उन मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है। राजीव जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की से धनंजय ठाकुर है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा भी हमारे साथ है। जिन 3 मामलों पर सरकार ने निर्णय लिया उसमें से एक मामले को उजागर करने में उचित शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है, विसिल ब्लोअर इन्हें माना जा सकता है। उचित जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से सरकार 2 दिनों में 3 बड़े निर्णय ले ली। सबसे पहले ये कि चावल घोटाले पे जो है जांच के लिए ऐलान कर दिया कि विधायकों की कमेटी जांच करेगी। आज तेलीबांधा में जो सड़क निर्माण, जो डिवाइडर का निर्माण हुआ था, उसके लिए भी कह दिया गया कि संभाग आयुक्त स्तर के जो है जांच इस पे होगी। और तीसरी बड़ी बात ये कि कोल परिवहन को लेकर ऑनलाइन सिस्टम को निरस्त करके, फिर से माफ कीजिएगा, ऑफलाइन सिस्टम को निरस्त करके ऑनलाइन सिस्टम को जारी कर दिया गया। किस मूड में नजर आ रहे हैं आप लोग, किस मूड में सरकार चल रही है, जरा बता दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, जब हम जनता जनार्दन के पास गए थे, हमने वादा किया था कि हम सुचिता वाली सरकार चलाएंगे, हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे। अब चूंकि कार्रवाई का जोर है, PSC का घोटाला सामने आया, जनता जनार्दन ने देखा, उनको दंडित करने के लिए कमेटी बना दी गई है। कोल परिवहन का मामला, उसमें राजस्व की भी चोरी, परिवहन का जो टैक्स की चोरी होती थी, पहला ऐसा सिस्टम कि जहां ऑनलाइन में पारदर्शिता रहती थी उसे ऑफलाइन कर दिया गया था और टन के पीछे पैसा कहाँ जाता था ये पूरी देश और दुनिया जानती है। उसके अलावा जो तेलीबांधा, जो गौरव पथ के नाम पर जो घोटाला हुआ था, बिना टेंडर के काम संपादित हो गया था। ये तमाम जो कार्रवाइयों का जो जोर है, उस पर जो कमेटियां बनी है, चार्जशीट दाखिल होंगे और दोषियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो पहले से कहते हैं। जो वादा था कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिएगा कि सेंट्रल जेल में बहुत सारे महामाननीय लोग हैं। अब ये महामानवीय और भी कुछ आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, वो आपको दिख रहा है और जनता जनार्दन के अदालत में हम जाने वाले हैं, वो दिखेगा। मैं जवाब ले लेता, राजीव जी मैं जवाब ले लेता, कार्रवाई राजीव जी मैं जवाब ले लेता। आपकी मूल बातें आ गई कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो पहले से कह देती है। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जेल में बहुत सारे माननीय है, महामाननीयों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मैं धनंजय जी से जवाब लेता। धनंजय जी पहले इस बात का जवाब दे दिए, उसके बाद में हसदेव के मामले पे आप पे आऊंगा मैं। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेल में बहुत सारे माननीय और महामाननीय हैं। मतलब जेल में जो अपराधी हैं, हत्या के आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, डाका डालने के आरोपी हैं, किडनैपर्स हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए महामाननीय है। वो कटाक्ष कर रहे हैं आप पे धनंजय जी, आप समझिए ना, वो कटाक्ष कर रहे हैं आप पे, आप समझिए उसको। के साथ है भाजपा का चरित्र अपराधियों के साथ में है। ठीक है। दूसरी बात, ये असल मायने में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य की सरकार है, उनके जो मुखिया है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। वो जनता से के वादों को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि ऊपर बैठे इनका नेता नरेंद्र मोदी उनको काम करने नहीं दे रहे। ऐसे में उनको पता है कि प्रदेश में जो कांग्रेस विपक्ष में है, जो किसान की हितैषी है, और किसानों की हम बात कर रहे हैं वहां पे ना, हम कह रहे हैं कि प्रदेश के किसान जो है लगभग 3 लाख हेक्टेयर में जो धान की और पैदावार हुई, लगभग 6 लाख हेक्टेयर बनता है जी। उसके धान को प्रदेश सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? इसके धान खरीदी की तिथि बढ़ाया जाए, क्योंकि विष्णु साय की सरकार में क्षमता नहीं 100% किसान धान खरीद सके, इसीलिए वो दिशा भटका रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदेश किसानों को, जो आपने 3100 धान की कीमत, जिसको मोदी की गारंटी के नाम से आपने जो ढिंढोरा पीटा था, जो ढोल बजाया था, नगाड़ा बजाया था, पंचायत भवन में पैसा आप देने वाले थे, आज किसान पंचायत भवन को ताक रहे हैं।
उनको 3100 धान कीमत नहीं मिल पा रहा है, केंद्र राज्य में बैठी सरकार देने की क्षमता नहीं रखती है, ना आने वाले समय में दे पाएगी। हम बात करते हैं 500 पर रसोई गैस सिलेंडर की, युवाओं के रोजगार की, ये जो मूल विषय है बिल्कुल, इस पर ये सरकार ना काम कर पा रही ना जवाब दे पा रही, इसलिए उन फर्जी आरोप और कपोल कल्पित, अरे जिसका जांच ईडी कर रहा है, जिस मामले में आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया है, जिस मामले को आप सीबीआई को सौंप चुके हैं, उसे राज्य में एफआईआर कराते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? असल में आप जनता को भटका रहे हैं। धनंजय जी मैं लौटूंगा एक बार, ठीक है, मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, तेली बांधा गौरव पथ के नाम पे जो हुआ, आपसे बेहतर शायद उसको कागजी में कोई नहीं समझ सकता। आप उसको उजागर करने में आप प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि 3 दिन में 2 बड़े निर्णय, और विपक्ष को भी लेके आपसे पूछूंगा कि 2 दिनों में 2 उग्र तेवर, सदन का बहिष्कार, कैसे देखते? जब इन तमाम चीजों में प्रकाश डाल दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 3 एफआईआर हुई या 3 एफआईआर डीएमएफ पे बोल रहे, इसके पूर्व में भी मैं कह रहा हूँ कि डीएमएफ पे बोल रहे, कोल पे बोल रहे, पीएससी पे बोल रहे, तो ये जो आप कह रहे थे धनंजय जी की मूल्य विषय पे गायब है, तो ये ठीक है, पहले मूल्य विषय में चर्चा हो जाए, जो करप्शन हुआ है उसके बाद मूल्य विषय में भी आ जाएंगे, मुझे लगता है, ऐसी मेरी आशा है। ये बहुमूल्य विषय है, इस पे भी जाहिर सी बात है कि करप्शन तो हुआ है, चाहे डीएमएफ में हुआ है, पीएससी में हुआ है। हकीकत ये है कि वहां पे संख्या बल भी कम है विधानसभा में, और कांग्रेस का जो वर्तमान स्थिति है वहां नैतिक बल भी कम है, क्योंकि सब कोई जान रहा है कि जो सरकार के और सत्ता के मुखिया के असीम प्रेम की वजह से ये करप्शन सब हो पाया है। ऑनलाइन ऑफलाइन हम केवल करप्शन में नहीं देखे, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने निगम के चुनाव में भी देखा कि किस तरीके से जो डायरेक्ट चुनाव होते थे वो इनडायरेक्ट किए गए। उस मुद्दे में कभी बाद में चर्चा का विषय जरूर रखिएगा डॉक्टर अवधेश जी, कि किस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरा मतलब है कि जो डायरेक्ट मेयर का चुनाव होता था वो इनडायरेक्ट कर दिया गया, उस पर भी कभी गंभीर चर्चा कीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि जो करप्शन सत्ता पक्ष अभी खोल रहा है लगातार पिछली सरकार के जो 5 साल में हुए हैं, तो उसमें नैतिक बल की कमी थोड़ी सी दिख रही है विपक्ष के रूप में। तो इसीलिए जो वो छोड़ के जो जा रहे हैं, जो अभी सदन छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरीके से बहिर्गमन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल 2-4 दिन की स्थिति जो है वो मनोबल रूप से तोड़ना चाह रहा है। अभी जो सत्ता पक्ष है वो मनोबल रूप से विपक्ष को तोड़ना चाहता है, उनके ऊपर वो छींटे उछालना चाहते हैं, और उनको लाजमी भी है। उसका एक कारण ये विधानसभा भी है, पहली विधानसभा जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। दूसरा मैं कहूं कि लोकसभा चुनाव भी डॉक्टर साहब पास में है, तो लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार तरीके से, जिस तरीके से ग्रामीण व्यवस्था को जा रहे हैं उनकी टीम जा रही भारतीय एक लाइन बड़ी गंभीर कही उचित जी आपने कि लोकसभा चुनाव सामने है। इसी को लेके मैं राजीव जी का रुख कर लेता हूं। राजीव जी, लोकसभा चुनाव सामने है, नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है, क्या इसका कहीं असर दिखाई पड़ रहा है सारे कामकाजों पे, प्रणाली पे आपके? कामकाज पर नहीं डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल का अपना मिशन और विजन रहता है, उस मिशन और विजन को लेकर हम चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार ने देश की विकास की चट कर दिया। भ्रष्टाचार एक समय शिष्टाचार बन गया था, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपसे मैं सहमत हूं, मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि लोकसभा का भी एक मुद्दा है कि किस प्रकार से राज्यों में भ्रष्टाचार होता है, राजस्व की डकैती होती है, उस पैसे का उपयोग हम विकास में कर सकते थे। लेकिन हम अपनी लोकसभा की तैयारी अपने ढंग से कर रहे हैं, गांव चलो घर चलो अभियान चला रहे हैं। मैं अभी एक घर से आ रहा हूँ। राजीव जी, एक सवाल मैं ऐड कर लेता हूँ। धनंजय जी ने अपनी बातों में कहा कि जिस मामले को पीएम नरेंद्र मोदी ने क्लीन चिट दे दिया, आप उस पर जांच बैठा रहे, उस पर आप कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, क्लीन चिट का तो मुझे समझ में नहीं आता। पीएससी घोटाले पे कोई क्लीन चिट नहीं मिला, कोल परिवहन के स्कैम पे कोई क्लीन चिट नहीं दिया है, गौरव पथ के घोटाले पे विसल ब्लोअर थे, बता दें कि उचित जी ने कोई क्लीन चिट किसी ने दिया हो? क्लीन चिट किसी मामले पर नहीं हुई है। क्लीन चिट तो नहीं, बल्कि बहुत सारे ईडी के और आईटी के छापे में बहुत सारे दस्तावेज लगातार मिल रहे हैं। ये तो भानुमति का खजाना है, जैसे जैसे खोद रहे हैं रोज नई नई घोटाले और साबित हो रहे हैं। लेकिन कहना यह है कि किसी भी सरकार को अंधाधुंध कार्य नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, शुचिता बरतनी चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ये ऐसा पहली बार हुआ कि ऑफलाइन को बंद कर ऑनलाइन को बंद करके ऑफलाइन परिवहन का ठेका हो रहा था, तो ये दिखता था कि कोई पारदर्शिता नहीं है। एक बार जवाब ले लेता हूं धनंजय जी, आपने कुछ एक वीडियो भी जारी किया था कि क्यों ऑफलाइन को बंद करके फिर से ऑनलाइन कर दिया गया। ये मूल बात ये स्थापित करने की कोशिश की गई
या की ईडी ने या अन्य जांच एजेंसियों ने कि कोल परिवहन में जो खेल खेला गया टन के पीछे कमीशन का, उसका मूल आधार इसी बात से रखा गया कि जिस तारीख का जिक्र किया गया कि 15 जुलाई 2020 जब आपने ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया, यह आपके मूल आधार था इस पूरे कोल स्कैम को लेके। देखिए, असल मायने में ईडी जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसांगिक संगठन की भूमिका में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो या कार्यकर्ता, वो सीधे तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुकाबला राजनीतिक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ईडी, सीबीआई, आईटी संस्थाओं को भेजा जा रहा है। भाई ईडी यहाँ जांच की है, ईडी बोलती है कि कोल स्कैम हुआ है, तो ईडी के अधिकारी बताए ना, क्या किसी केंद्रीय कोयला मंत्री से ईडी के अधिकारी ने पूछताछ किया है? क्या ईडी के अधिकारी ने कोल खनन डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी जो केंद्र सरकार संबंधित है उससे पूछताछ की है क्या? अगर आप आरोप लगा रहे कोल खनन में घोटाले का, तो क्या केंद्रीय मंत्री को किस दिन ईडी ने बुलाया था? बताए ना भाई, ये पूरी तरीके से थोड़ा सा तकनीकी, मैं समझ रहा हूँ, बस आधा लाइन में ऐड कर देता, अब बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। कोल परिवहन पे पूरा सवाल उठा है कि परिवहन के नाम पे खेल खेला जाता था। खनन पे तो शायद राजीव जी बेहतर बताएंगे, खनन पे शायद कोई सवाल नहीं है, परिवहन पे सवाल है। कोल परिवहन में भी इनके आरोप बेबुनियाद और आधारहीन हैं। भाई, जो कोल खनन की परमिट जारी किया गया वो रमन सरकार के समय की कीमत के आधार पर जारी हुआ है। अगर वो इसको आरोप बताते तो मैं तो पूछता हूँ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उस दौरान की सरकार से पूछताछ होनी चाहिए, अगर आप भ्रष्टाचार उसमें बता रहे तो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन का विषय नहीं होता है, यहाँ पे हो रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी अपना चरित्र छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का चरित्र धूमिल करें, क्योंकि देश में जो भ्रष्टाचार के जिक्र राजू ने किया ना कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म होनी चाहिए। अरे भ्रष्टाचार के संरक्षक तो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। देश की संपत्ति को नरेंद्र मोदी जी की सरकार कौड़ी के भाव बेच रही है। देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान चढ़ गया है। देश में भ्रष्टाचार इतना अकूत है कि जो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि जो सड़क 18 करोड़ बनता था प्रति किलोमीटर, नरेंद्र मोदी की सरकार उसको 250 करोड़ बनवा रही है। सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें एक ही नंबर पर 9 लाख से अधिक फर्जी पंजीयन किया गया है, ये कौन करवा रहा है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रहा है। तो भ्रष्टाचार के संरक्षक कौन है? अभी पेटीएम को ले लीजिए, एक मिनट दीजिएगा। पे टू मोदी जिसे कहा जाता है, उसमें 35 करोड़ अकाउंट खुल जाते हैं फर्जी तरीके से, जिसका विज्ञापन नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसमें 31 करोड़ अकाउंट किसका आज तक पता नहीं है, उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग होता है। उसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता और भूमिका है और कमीशन खोरी है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता। धनंजय जी, मैं जवाब ले लेता। धनंजय, आप पीएससी को, सीबीआई को सौंपते हैं, पहली बात। उसके बाद आप उसमें एफआईआर कराते हैं, मतलब आप तो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब सीबीआई की घोषणा आपने किया, उसके बाद आपके 2 नेता, आपके एक मंत्री की भतीजी उस पीएससी में सेलेक्ट होती, जज में, आपके एक नेत्री, उसकी लड़की सेलेक्ट होती है, तब आपके मैं जवाब ले लेता। एक बार मैं उचित जी का रुख कर लेता। उचित जी, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया सत्ता के द्वारा, उसके बाद भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। और धनंजय जी बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता है पार्टी के, कि कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो क्या इसके लिंक केंद्रीय जो जिम्मेदार है, केंद्रीय मंत्री का भी जिक्र इन्होंने किया, केंद्रीय अधिकारियों का भी जिक्र किया, इनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई? पहली बात। दूसरी बात ये कि विपक्ष के इस तेवर पे भी आप जरा 2 लाइन कह दीजिएगा। उचित जी। नहीं, देखिए धनंजय जी जो कह रहे हैं कि वाकई खनन पे तो काम नहीं हुआ है ना, खनन पे तो कोई गलती नहीं हुई, वो विषय केंद्र का विषय है। गलत तरीके से अगर दिया गया है, गलत तरीके से अलॉटमेंट किया गया है, तो वो केंद्र का विषय है। लेकिन परिवर्तन राज्य का विषय है, तो राज्य के विषय में तो राज्य के जो लोग शामिल है उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और कोल के जो इन्वॉल्व थे माइनिंग डिपार्टमेंट, तो उनके ऑफिसरों से पूछताछ हुई है। मैं इसे थोड़ा सा तर्क गलत मानता हूँ कि पीएम आवास में अगर त्रुटि हुई है तो पीएम से पूछताछ हो, ये समझ से परे है। अगर एनएचएआई में कहीं गलती त्रुटि हुई है, वो भी राज्य स्तर पर जो मदद की जा सकती है, उस जगह कहीं त्रुटि हुई है तो नितिन गडकरी को बुला के पूछताछ करेंगे, तो ये सही नहीं है। आपने अलॉटमेंट में कहीं गलती की है तो केंद्र का विषय होता है। खैर ये चीज, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है, हम राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो राज्य का जो हिस्सा है उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक त्रुटि जरूर है, एक छोटी सी चीज जिसपे चर्चा होनी चाहिए। धनंजय जी का, संदीप जी का मैं ध्यान भी आकर्षित कराऊंगा उस तरफ कि ये मामला जब सीबीआई को घोषणा हो चुकी थी तो आज दिनांक तक सीबीआई को क्यों नहीं गया? ये बहुत वाजिब सवाल जो है धनंजय जी पूछ रहे हैं, और ये चर्चा में भी है कि ये
सीबीआई को क्यों नहीं है? क्या राज्य सरकार सब नट बोल्ट और स्क्रू ड्राइवर अपने पास रखना चाहती है? क्या ईओडब्ल्यू के पास भेज के वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हम कब इसको छोड़ खुली छूट दे दे और कब टाइट कर दे? ये अपने पास रखना चाहती है। तो ईओडब्ल्यू की जब एक बड़ा समझ में, 1 महीना पहले पहली कैबिनेट का फैसला था कि पीएससी घोटाला सीबीआई में जाना चाहिए और नहीं गया और आज ईओडब्ल्यू में भेज रहे हैं, तो सरप्राइज है। पहली चीज तो मैं आपके चैनल पे बताऊं कि सीबीआई को एंट्री का कोई कागज ही नहीं गया है डॉक्टर अवधेश। दूसरी चीज कि सीबीआई पे ये केस चला जाए इसके लिए भी आज तक कोई कागज नहीं गया है। ये 2 महीने से जो नूरा कुश्ती चल रही है ये समझ से परे है कि सीबीआई को आपने घोषणा कर दी, सीबीआई को पेपरों में आ गया, वाहवाही हो गई, लेकिन क्या कोई सीबीआई को लेटर गया हो तो ना चक्रवर्ती साहब बताएं ना, हकीकत में वो गए ही नहीं है। वो पेपरों में हुआ, कैबिनेट में हुआ, लेकिन कैबिनेट का इतना बड़ा फैसला। जी, मैं धनंजय जी और आपके CBI पास आऊंगा, बस मैं 10 सेकंड एक बार राजीव जी का रुक कर ले। तो राजीव जी, सवाल उठ रहा है नियत पे। आप अगर एक मामले की सीबीआई जांच का ऐलान कर चुके हैं तो ईओडब्ल्यू पे क्यों एफआईआर किया गया? तकनीकी पहलू भी दर्शक जानना चाहते हैं। और विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि आप एक ही मामले को 2-2 एजेंसी से कैसे जांच कराएंगे? धनंजय जी ने अभी सवाल उठाया, इस पर जरा एक लाइन जवाब दे दीजिए, फिर मैं धनंजय जी का रुख करूंगा। देखिए, हमारी सरकार आने के पहले जब जनता की अदालत में थी तो हमने युवाओं को वादा किया था कि सीबीआई से इसकी जांच करवाएंगे। तो सीबीआई को अनुरोध किया गया है, चूंकि तकनीकी रूप से सीबीआई यहाँ प्रतिबंधित थी, वो गैजेट में प्रकाशित होगा, उसका समापन होगा, उसका बाद 1 लाइन के बाद सीबीआई के पास आएगा निश्चित रूप से। लेकिन जो प्रतिभागी खड़े हुए थे कि इसकी जांच तत्काल होनी चाहिए, उस आधार पर हमने ईओडब्ल्यू को रिपोर्ट दिया, लेकिन संज्ञान ले लिया गया। शीघ्र ही सीबीआई के लोग इसकी जांच करेंगे। और मैंने कहा जो शुरू में कि कांग्रेस के समय जो माननीय लोग थे जो युवाओं की तकदीर के साथ घोटाला कर रहे थे, वो माननीय लाल घेरे में जाएंगे और उस लाल कोठरी उनका इंतजार कर रही है। चाहे कोल परिवहन के भ्रष्टाचारी हो, खाद्य परिवहन के भ्रष्टाचारी हो, या जो पीएससी के भ्रष्टाचारी है, तमाम लोग, शराब घोटाले के भी आने वाले समय में लोग जाएंगे और वो जेल में चक्की पीसेंगे। ये हमने जनता के सामने वादा किया था और आगे भी करेंगे। सदन में कितने भी शोर मचा ले, लेकिन जनता को पता है कांग्रेस का 5 साल दागियों के साथ, कांग्रेस का हाथ दागियों के साथ। ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं जवाब ले लूं। धनंजय जी, आप लोग सदन में इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते। नैतिक तौर पे साहस की कमी है। आज संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा इस बात को कि उनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो चर्चा में शामिल होना नहीं चाहते क्योंकि 5 सालों तक उन्होंने केवल गड़बड़ी की, इसलिए वो बार बार हर बहाने से सदन का बहिष्कार कर देते हैं। और उसके बाद आपको जवाब देना चाहते थे, जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को तो ये बताना चाहिए कि जो जल की जमीन घोटाला का मामला पीओ में क्यों लंबित है, क्यों नरेंद्र मोदी जी साहस नहीं करते उस जमीन के घोटाले के विषय में बात करने की। पहली बात। दूसरी बात, साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि सीबीआई को यहाँ बैन किया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति से किसी भी मामले की जांच कर सकती है। तो विष्णुदेव साय की सरकार सीबीआई जांच की बात करती है, फिर उनको अनुमति क्यों प्रदान नहीं करी है? वो किसको बचाना चाहती है? दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे उचित शर्मा जी को कह रहे कि पीएम आवास में अगर कोई गड़बड़ियां हुई तो प्रधानमंत्री से पूछताछ का तर्क अच्छा नहीं है। अरे, जब राज्य के मुख्यमंत्री थे को झूठे आरोप लगा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आकर और झूठे आरोप लगाकर उनके नाम और चरित्र का हनन किया जा सकता है, तो एक बड़ी गड़बड़ी घोटाला है। 18 करोड़ की सड़क जो बनती है 250 करोड़ में, क्या इसे प्रधानमंत्री से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये बोलने में क्यों डरते हैं उचित शर्मा जी? जब राज्य के मुख्यमंत्री पे उंगली उठे तब ठीक बात है। जिनका कोई लेना देना किसी मामले में, फर्जी आरोप, मनगढ़ंत आरोप, कपोल कल्पित आरोप, और जिस पीएससी के घोटाले की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की बात कर रहे थे, आज उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट में आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री की भतीजी उसी पीएससी में जज में सेलेक्ट हो जाती है, भाजपा नेत्री की लड़की उसी में जज में सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, धनंजय जी रिपीट हो रहे हैं। पीएससी के माध्यम से सारे होते हैं। अगर भाजपा के नेता के बेटी वहां सेलेक्ट हो जाए तो उनको फूल माला पहनाएंगे। अगर किसी अधिकारी के बच्चे सेलेक्ट हो जाए, किसी नेता के बच्चे सेलेक्ट हो जाए दूसरे, तो उनपे आरोप, उनके योग्यता पर सवाल उठाएंगे। आप जवाब देना विष्णुदेव साय जी, क्या वो इस मामले को सौंपेंगे जिसमें जज का सिलेक्शन हुआ है?
हम किसी बच्चे के योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे, ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी आपने- की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, आपने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है कि क्या इस पूरे मामले पे जांच की कोई मांग या जांच की कोई कार्रवाई होगी क्या? मैं एक बार उचित जी का रुख करता हूं। उचित जी, सत्ता के गलियारों में सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ राज्य के पहले विधानसभा से लेकर षष्ठम विधानसभा तक आप कार्रवाई के साक्षी हैं। क्या जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आक्रामक तेवर के साथ सदन में मौजूद है, क्या संदेश है आने वाले समय का? देखिए, समितियां तो हमने स्काई वॉक की समितियां तो हमने कई मामलों में देखी है। समिति तो हमने शराबबंदी के मामले में भी देखी, इसके कोई ठोस निर्णय नहीं आते। देखिए, सत्ता में कोई भी रहे, कहीं भी रहे, वो आरोप प्रताप लेने की इस तरीके की चीजें की जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको भी मद्देनजर इस प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन समितियों के कोई निर्णय नहीं आते, कोई पारदर्शिता के साथ जनता के पास कोई तार्किक तर्क पे हम नहीं पहुंच पाते। ये बड़ी तकलीफ है किसी भी दल के साथ। तो क्या आपका ध्येय किसी पे कीचड़ उछालना मात्र रह गया है कि उसका निर्णय आए? जनता को भी रूबरू होना चाहिए। उचित जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। जो गंभीर बात उचित शर्मा जी ने आखिरी में कही कि समितियों के रिपोर्ट से जनता को भी रूबरू होना चाहिए और क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये कि बजट सत्र के शेष बैठकों में सरकार और विपक्ष दोनों का रुख क्या होगा, इस आक्रामक तेवर को देखते हुए ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ही तरफ से, एक तरफ जहां कार्रवाई के जोर है तो दूसरी तरफ हंगामे का शोर जो है जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।